हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आश्रम व्यवस्था के बारे में। इसके अंतर्गत हम आश्रम व्यवस्था क्या है, इस व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, आश्रम व्यवस्था की उत्पत्ति कब मानी जाती है तथा आश्रम व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व क्या है आदि पॉइंट्स पर हम एक्सप्लेन करेंगे इसको कि आश्रम व्यवस्था वास्तव में क्या है। हमारे समाज में व्यक्ति को अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। जीवन के प्रत्येक स्तर पर समाज के दूसरे सदस्यों के प्रति अपने कर्तव्यों को क्रमबद्ध रूप से पूरा करने के लिए भारतीय समाज में जिस महत्वपूर्ण व्यवस्था का निर्माण हुआ उसी को हम आश्रम व्यवस्था कहते हैं। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत साधारणतः व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष मानकर उसकी संपूर्ण जीवन अवधि को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक आश्रम की अवधि 25 वर्ष मानी गई। इस प्रकार इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति अपने कर्तव्य भी पूरे कर ले, सामाजिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो जाए और अंत में व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को भी प्राप्त कर ले। पुरुषार्थ का अर्थ है व्यक्ति के अंदर शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, ये 4 बातें मुख्य रूप से पाई जाती हैं और इनकी संतुष्टि करना ही पुरुषार्थ है। वास्तव में आयु में परिवर्तन होने के साथ ही व्यक्ति की रुचियों, कार्यक्षमता, मनोवृत्तियों और दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होता रहता है। इस आधार पर आश्रम व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति के कर्तव्यों का निर्धारण उसकी आयु संबंधी विशेषताओं के आधार पर किया गया। अब आश्रम व्यवस्था क्या है, यह जानने से पहले हम आश्रम का अर्थ जान लेते हैं। आश्रम की अवधारणा। नंबर 1, आश्रम की अवधारणा। आश्रम शब्द श्रम धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है परिश्रम करना अथवा प्रयास करना। इससे स्पष्ट होता है कि विभिन्न आश्रमों का अभिप्राय जीवन के उन विभिन्न स्तरों से है जहां व्यक्ति को अनेक प्रकार का श्रम अथवा प्रयास करना होता है। भारतीय समाज में व्यक्ति के सभी कर्तव्यों को 4 प्रमुख भागों में बांट दिया गया है। इन्हें हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहते हैं। इन चारों कर्तव्यों अर्थात पुरुषार्थों को पूरा करने के लिए व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास होना जरूरी है। आश्रम व्यवस्था इन्हीं गुणों को विकसित करने वाली एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इस योजना को आश्रम व्यवस्था इसलिए कहा गया क्योंकि प्रत्येक आगामी स्तर में जाने के लिए व्यक्ति को कठिन श्रम करना पड़ता है। इससे स्पष्ट होता है कि आश्रम व्यवस्था जीवन को 4 स्तरों में विभाजित करके व्यक्ति को आगामी जीवन के लिए इस प्रकार तैयार करती है कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इस प्रकार आश्रम व्यवस्था के कुछ उद्देश्य हैं। कुछ उद्देश्यों को लेकर आश्रम व्यवस्था का उद्भव हुआ है। वह है व्यक्ति का बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास करना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के पुरुषार्थ को पूरा करना, आयु के अनुसार व्यक्ति के कर्तव्यों का निर्धारण करना। नेक्स्ट है व्यक्ति को अपने सामाजिक तथा धार्मिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाना। अब हम आश्रम व्यवस्था के विभाजन को पढ़ने से पहले इस व्यवस्था की उत्पत्ति का इतिहास देखेंगे कि आश्रम व्यवस्था की उत्पत्ति कब मानी जाती है। जिन 4 आश्रमों में संपूर्ण आश्रम व्यवस्था का विभाजन हुआ है उसका उल्लेख जाबाली उपनिषद में मिलता है। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि आश्रम व्यवस्था का आरंभ वैदिक काल में ही हो गया था, लेकिन इस बात को प्रमाणों के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए सबसे पहले इसकी उत्पत्ति जाबाली उपनिषद में ही मानी जाती है। आइए अब जानते हैं आश्रमों का विभाजन किस प्रकार किया गया। 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की आयु 100 वर्ष को मानते हुए इस व्यवस्था को 25-25 वर्ष के 4 प्रमुख आश्रमों में विभाजित किया गया। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा संन्यास आश्रम। ये चारों आश्रम एक दूसरे से इतने संबंधित है कि एक आश्रम के कर्तव्यों को पूरा किए बिना व्यक्ति आगामी आश्रम के कर्तव्यों को सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर सकता। सबसे पहले देखते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। आश्रम व्यवस्था में सबसे पहले आरंभ होने वाला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम का आरंभ उपनयन संस्कार, जनेऊ धारण से होता है। इसी समय से बालक को ब्रह्मचारी कहा जाने लगता है। ब्रह्मचारी को अपना घर छोड़कर गुरुकुल में गुरु के यहाँ रहना आवश्यक हो जाता है।
यहीं से ब्रह्मचारी की दिनचर्या इस प्रकार आरंभ होती हैं जिससे उसमें सभी गुणों का विकास हो सके। विद्याध्ययन आरंभ होते ही उसे गुरु की सभी प्रकार की सेवाएं करनी होती हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम का तात्पर्य जीवन के उस स्तर से है जिसमें महानता प्राप्त करने के मार्ग पर चला जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम के कर्तव्य और उद्देश्य। सबसे पहला उद्देश्य है शारीरिक विकास करना। इसके लिए इस आश्रम में रहने वाले बच्चों का केवल यौनिक नियंत्रण ही नहीं लगाए जाते, बल्कि उसे उन वस्तुओं तक से दूर रहने का निर्देश दिया जाता है जो उनमें काम की भावना उत्पन्न करती हो। इसका दूसरा उद्देश्य है बच्चे का मानसिक विकास करना। इसकी प्राप्ति के लिए ब्रह्मचारी को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वह अध्ययन में रुचि ले, ज्ञान के संचय द्वारा सत्य की खोज करे और ऐसे आचरण करे जिससे पवित्रता की भावना बनी रहे। इन कार्यों से निश्चय ही उसका मानसिक विकास संभव हो जाता है। अब इसका समाजशास्त्रीय महत्व है। इस आश्रम का मूलभूत महत्व इस तथ्य में निहित है कि इसके द्वारा हिंदू समाज में शिक्षा और छात्र जीवन से संबंधित उन सभी समस्याओं का सुंदर समाधान कर दिया था जिनका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। समाज की संस्कृति और सामाजिक मूल्यों का समुचित प्रशिक्षण देना इसी आश्रम का कार्य था। नेक्स्ट है गृहस्थ आश्रम। इसकी अवधि है 25 से 50 वर्ष। ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण करने के बाद व्यक्ति पुनः अपने घर में आता था। तब धार्मिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए उसे विवाह करने की अनुमति दी जाती थी। विवाह के समय से ही व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। गृहस्थ शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह वह आश्रम है जिसमें व्यक्ति गृहस्थ होकर अथवा एक गृहस्थी का निर्माण करके जीवन व्यतीत करता है। वास्तव में गृहस्थ आश्रम चारों आश्रमों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह सभी आश्रमों का आधार है। महर्षि मनु ने यहाँ तक कहा है कि जिस प्रकार सभी जीव वायु के सहारे जीवित रहते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम से ही जीवन प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार सभी नदी और नाले अंत में जाकर समुद्र में मिल जाते हैं, उसी प्रकार अन्य सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम के लिए ही कार्य करते हैं। अर्थात सभी आश्रमों का मूल गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में ही उन दो महत्वपूर्ण कर्तव्यों की पूर्ति की जाती है जो भारतीय सामाजिक जीवन के आधार हैं। पहला है पुरुषार्थ, दूसरा है कुछ ऋणों से उद्रीन होना, यानी कि ऋणों से मुक्त होना। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसका तात्पर्य है कि मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य धार्मिक, आर्थिक और जैविकीय कर्तव्यों को पूरा करके मोक्ष को प्राप्त करना है। गृहस्थ आश्रम के अतिरिक्त दूसरे सभी आश्रम इनमें से किसी एक पुरुषार्थ को ही पूरा कर पाते हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को इन चारों पुरुषार्थों को एक साथ पूरा करने का अवसर मिलता है। दूसरा है ऋणों से उद्रीन होना। धर्म का निर्वाह करना गृहस्थ आश्रम का आधार माना गया है। धर्म का अर्थ केवल भजन पूजा करके ही नहीं है, पूजा करना ही नहीं है, बल्कि इसका अर्थ 5 महायज्ञों के रूप में अपने विभिन्न सामाजिक तथा धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करना है। ये 5 महायज्ञ इसलिए किए जाते हैं जिससे गृहस्थ आश्रम आरंभ होने से पहले व्यक्ति जिन जिन व्यक्तियों का ऋण है उनसे उद्रीन यानी कि उन्मुक्त हुआ जा सके। हमारे ऊपर यह ऋण देवताओं, ऋषियों, माता पिता, अतिथियों और अन्य जीवों का होता है। इन सभी के प्रति किए गए कर्तव्यों को ही हम यज्ञ कहते हैं। इसी आधार पर गृहस्थ आश्रम को सबसे अधिक व्यवहारिक माना जाता है। गृहस्थ आश्रम ही सच्ची कर्मभूमि है, क्योंकि इसी आश्रम में व्यक्ति को अपने वास्तविक कर्तव्यों को समझकर उनको पूरा करने का अवसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट है वानप्रस्थ आश्रम। इसकी अवधि है 50 से 75 वर्ष तक। शास्त्रकारों के अनुसार 50 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर व्यक्ति वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। वानप्रस्थ का अर्थ है वन की ओर प्रस्थान करना। इस आश्रम का आरंभ होने पर व्यक्ति अपने परिवार और स्थानीय समूह को छोड़कर जंगल में किसी कुटिया में रहना आरंभ कर देता है। इसमें ऐसा माना गया है कि व्यक्ति सपत्नीक भी रह सकता है और अकेला भी रह सकता है। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति का मुख्य धर्म अर्थात कर्तव्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। इस कार्य के लिए उसे सभी का मोह छोड़कर सादा, पवित्र और सेवायुक्त जीवन बिताना आवश्यक है।
वानप्रस्थ आश्रम का हिंदू सामाजिक व्यवस्था में इस दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्व है कि इसके द्वारा सामाजिक सेवा और समाज कल्याण का कार्य अपने आप होता रहता है। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति ही ब्रह्मचारियों को शिक्षा प्रदान करते हैं। इससे शिक्षा की व्यवस्था सभी प्रकार के स्वार्थों और राजनीति से पृथक रहती है। लास्ट है संन्यास आश्रम। इसकी अवधि है 75 to 100। इस आश्रम का उद्देश्य मोक्ष के पुरुषार्थ को पूरा करना, अध्यात्मवाद का विकास करना तथा प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जीवन व्यतीत करना है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति को सब कुछ त्याग देना पड़ता है। वह किसी स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहता और न ही किसी वस्तु को अपने पास रखता है। संन्यास आश्रम का महत्व एक सन्यासी के कर्तव्यों और दिनचर्या से स्पष्ट हो जाता है। वास्तव में संन्यास आश्रम भारत के अध्यात्मवाद के विकास का प्रमुख आधार रहा है। एक सन्यासी गाँव में घूमते हुए लोगों को अपने अनुभवों और शिक्षाओं से लाभ पहुंचाकर समाज कल्याण में योगदान करता है। भारतीय समाज को भौतिक सुखों से उत्पन्न खतरों से बचाने में भी इस आश्रम का विशेष योगदान रहा है। अब हम देखेंगे आश्रम व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व क्या है। आश्रम व्यवस्था का संपूर्ण महत्व इस तथ्य पर आधारित है कि यह व्यवस्था व्यक्ति के मानसिक विकास, समाजीकरण तथा पारस्परिक कर्तव्यों को पूरा करने का दृढ़ आधार है। इसी आधार पर पीएच प्रभु का कथन है कि आश्रम व्यवस्था एक नैतिक मानसिक व्यवस्था है। एक नैतिक मानसिक व्यवस्था के रूप में आश्रम व्यवस्था का महत्व इस प्रकार समझा जा सकता है। सबसे पहला है इसका समाजशास्त्रीय महत्व, जीवन का समुचित विकास। आश्रम व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति को प्रत्येक अवस्था में अपना समुचित विकास करने के अवसर प्रदान किए गए हैं। प्रत्येक आश्रम के कर्तव्य इस तरह निर्धारित किए गए हैं जिससे शारीरिक शक्ति तथा आयु के अनुसार व्यक्ति की क्षमताओं का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सके। इस प्रकार जीवन के समुचित विकास के लिए आश्रम व्यवस्था का महत्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस इसका है सामान्य कल्याण की भावना। इस व्यवस्था के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के सामने अपने हितों की अपेक्षा संपूर्ण के कल्याण का महत्व अधिक हो जाता है। इसका कारण यह है कि आश्रम व्यवस्था के द्वारा समाज के सभी अंगों को एक दूसरे से इस प्रकार मिला दिया गया है। सभी व्यक्ति अपनी सफलता के लिए एक दूसरे को महत्वपूर्ण समझते हैं। इसी गुण से हमारे समाज में सामूहिकता की भावना इतनी प्रभावपूर्ण बनी रही। नेक्स्ट इसका इम्पॉर्टेंट है महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति। इस व्यवस्था के माध्यम से समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है। इस व्यवस्था में व्यक्ति को जिन पुरुषार्थों अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने पर बल दिया गया है वे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण 4 आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि धर्म का तात्पर्य विभिन्न कर्तव्यों को पूरा करने से है। इस व्यवस्था में व्यक्ति को आर्थिक क्रियाएं करने की भी प्रेरणा दी गई है। व्यक्ति यदि आर्थिक दायित्वों को पूरा न करके आर्थिक जीवन में केवल धार्मिक क्रियाओं में ही लगा रहे तब ऐसे व्यक्ति को हमारा समाज कभी अच्छा नहीं समझता, क्योंकि आर्थिक जीवन में सफलता प्राप्त किए बिना विभिन्न कर्तव्यों की पूर्ति करना असंभव है। जीवन के सभी कर्तव्यों को पूर्ण करने से हमें जिस आंतरिक संतुष्टि का अनुभव होता है वही वास्तविक मोक्ष है तथा इसी को प्राप्त करना जीवन का अंतिम उद्देश्य कहा गया है। इस प्रकार जीवन की व्यवहारिक आवश्यकताओं को पूरा करने में यह व्यवस्था अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। लास्ट है इसका सोशलॉजिकल इम्पैक्ट, ज्ञान का संचय तथा प्रसार। इस व्यवस्था के अंदर जीवन के आरंभिक 25 वर्ष केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। ज्ञान में वृद्धि करने के लिए गुरु की सेवा को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, जिससे गुरु और शिष्य के संबंधों में मधुरता बनी रहे। गृहस्थ आश्रम में भी ज्ञान प्राप्ति का काम रुकता नहीं है। इसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में भी व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपने ज्ञान को सभी दूसरे व्यक्तियों और समूहों में फैलाना है। इस प्रकार संपूर्ण समाज में ज्ञान का प्रसार होता है, जो किसी समाज की प्रगति का वास्तविक आधार है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आश्रम व्यवस्था का उद्भव प्राचीन समय में मनुष्य के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए किया गया था, जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। और एक सामाजिक दृष्टिकोण से भी यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि हमारे
मनीषियों ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया था जिसके पालन से मनुष्य का समाजीकरण अपने आप होता चला जाए और एक सुदृढ़ और संतुलित सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में आपत्ति का सामना न करना पड़े। लेकिन आश्रम व्यवस्था समाज के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने के बाद भी समाज में व्यवहारिक रूप से प्रभावपूर्ण नहीं बन सकी। एक संतुलित सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए आश्रम व्यवस्था का केवल यह आधार ही महत्वपूर्ण है कि आयु के परिवर्तन के साथ व्यक्ति के कर्तव्यों में भी परिवर्तन होते रहना आवश्यक है। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।